बच्चों लॉज ऑफ मोशन का ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखेंगे, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी लेकर चलेंगे और एफ इक्वल टू एम ए मिलेगा। और बहुत सारे टॉपिक पे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए पुली पे बात करेंगे, एलिवेटर प्रॉब्लम लेंगे, इस तरह की पुली प्रॉब्लम होती हैं जहां दो मास कनेक्ट होते हैं पुली से, या फिर दो से ज्यादा मासेस भी कनेक्ट होते हैं। फिर बात करेंगे ब्लॉक प्रॉब्लम की, ये ब्लॉक प्रॉब्लम है और ये भी ब्लॉक प्रॉब्लम है, ये ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम है, और मंकी प्रॉब्लम बेस्ट प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की बहुत सारे आर्टिकल से जो क्वेश्चन बनते हैं ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और ये लॉज ऑफ मोशन का बेसिक लेक्चर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और यहां बात करेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन की। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे कैसे लेने हैं उसका एक रफ आइडिया आपको मिल गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हर एक टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, तो पहले लगा लीजिए हेडिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? तो पहले लिखा जाए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन जनरल आप बोलते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। आप कभी भी एफ इक्वल टू एम ए से डेफिनेशन नहीं बनाएंगे। एफ इक्वल टू एम ए ऐसा बोल दो कि आप प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या लिखा जाता है? द रेट ऑफ change of momentum, the rate of change of momentum is directly proportional to applied unbalance force। क्या होता है? applied unbalance force होता है। तो मैं इसको लिख देता हूं, the rate of change of momentum is directly proportional to the rate of change of momentum is directly proportional to the applied, क्या होता है? applied unbalance external force। और एक बात लिखी जानी चाहिए, this change take place, जो मोमेंटम में चेंज आता है वो कहां आता है? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स आता है। इतना नहीं लिखना है, इसके आगे भी एक लाइन ऐड करनी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ applied force। इन जनरल अगर आप यहां तक लिख देते हैं कि अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, तब भी वो करेक्ट मान लिया जाएगा, सफिशिएंट है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहां पे जो ये चीज लिखी है इसी को बोला जाता है क्या? dp बाई dt क्या है एक्चुअली? इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यही लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स के इक्वल कर देना है। तो यहां से एक प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा, एफ इक्वल टू आएगा के और डीपी बाई डी टी आएगा। तो मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैं के ले लेता हूं 1, एक्सपेरिमेंटली क्या लेता हूं? ऐसे, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो मैंने यहां पे 1 ले लिया, तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा? dp बाई dt आ जाता है। तो ये तो मिल गया मुझे क्या? न्यूटन सेकेंड लॉ। अच्छा, यहां से जरा देखिए, अब यहां पर मैं जैसे ही वैल्यू पुट करूंगा p की, तो न्यूटन सेकेंड लॉ का वेक्टर फॉर्म आना शुरू हो जाएगा। कैसे मिलता है जरा देखो, मैं p की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, ठीक है? तो जैसे p की वैल्यू चेंज करता हूं तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्योंकि p इक्वल टू बच्चों होता है mv होता है। क्या होता है? mv। तो यहां जरा देखो, यहां से क्या मिलेगा? d बाई डी टी और आपको मिल जाएगा कितना? mv। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर यह देखना है कि
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में मास कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, मास कांस्टेंट रहता है। तो m बाहर कर लीजिए, m बाहर आ गया तो क्या बनेगा, dv/dt आ जाता है। dv/dt को क्या बोलते हो आप, एक्सेलरेशन बोलते हो। तो ये मिल जाता है F = ma, क्या मिल गया, F = ma मिल गया। यहां तक आपको लिखना होता है कि फोर्स का कैसे फॉर्मूला मिलता है, F = ma। यहां से एक चीज पूछी जाती है, व्हाट इज 1 न्यूटन, क्या होता है 1 न्यूटन। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बात करें 1 न्यूटन की। देखो 1 न्यूटन कैसे निकालेंगे। 1 न्यूटन इज दैट फोर्स, या 1 न्यूटन इज द फोर्स विच कैन प्रोड्यूस 1 न्यूटन। 1 न्यूटन कैसे बताओगे आप, तो F = होता है ma। अगर मैं मान लूं F = if m = 1 kg एंड a = 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लूं, तब मैं ये लिख सकता हूं देन F = 1 न्यूटन। इसका मतलब ये हो गया 1 न्यूटन इज दैट फोर्स, 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस 1 न्यूटन, क्या लिखा जाएगा, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। अगर 1 kg मास की बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब उस पर जो लगा है वो फोर्स 1 न्यूटन का होगा। अगर किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स 1 kg मास में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो फोर्स 1 न्यूटन का होगा। तो ये चीज लिख लीजिए। फिर बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की। किसकी बात करते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। आप बच्चों जानते हो F = होता है dp/dt, क्लियर है। और P की वैल्यू क्या होती है, ये होता है मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये आप ऐसा भी कह सकते हो, किसी बॉडी में जो क्वांटिटी होती है, किसकी क्वांटिटी होती है, यहां प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी का जो कंबाइंड इफेक्ट है, वो क्वांटिटी जो एक इफेक्ट देती है। जैसे आपका ये हाथ है और जब आप किसी वेलोसिटी से आते हो, लाते हो और ऐसे ठक से करते हो, इसका मतलब क्या है, आप एक यहां पर क्या दे रहे हो, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट दे रहे हो। तो वो जो प्रोडक्ट है वो क्या दे रहा है, एक तरह से फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहां से जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है वो मोमेंटम है। मोमेंटम एक्चुअली क्या कर रहा है, टाइम के साथ फोर्स अप्लाई करता है। तो देखो यहां पे क्या वैल्यू पुट करो, F = आ जाएगा d/dt और P की वैल्यू क्या होगी, mv। यहां पर आपको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेकर के। तो क्या मिल जाएगा, F = यहां से इसको वेक्टर फॉर्म कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वेलोसिटी कर लीजिए। तो देखो यहां से क्या आएगा, यहां से मैंने m कांस्टेंट कर लिया, तो ये मिल जाएगा क्या, आपको मिलेगा dv/dt मिल जाएगा। फिर पहले मैंने इसको कांस्टेंट किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, अब इसको कांस्टेंट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा dm/dt। तो बच्चों ये जो फॉर्मेट मिलता है ना, यही होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। इसको और भी लिख सकते हैं, अच्छा सा फॉर्मेट क्या आएगा, ma वेक्टर आ सकता है, और ये क्या हो जाएगा, v वेक्टर, और यहां से क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा dm/dt। यहां से हम केस लगा लेते हैं,
क्योंकि हमें तो मालूम होता है F इक्वल टू ma, तो वो कंडीशनल बात होती है। क्या? अगर मैं ये बात करूं इफ, पहली बात क्या है, इफ अगर मास कांस्टेंट हो, क्या हो, इफ m इक्वल टू क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज dm बाई dt क्या होगा, वो जीरो आ जाएगा। जब ये चीज यहां पे पुट करोगे इस जगह पर तो ये जीरो हो जाएगा और फॉर्मूला मिल जाएगा क्या, F इज इक्वल टू ma। ये हो गया वेक्टर फॉर्म फोर्स का। अब यहां से बात करो, ये तो हम यूज करते जाएंगे, फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। ये स्पेसिफिक होता है कैसे, जब मास पर सेकेंड डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है, यहां मास चेंज हो रहा हो, डिक्रीज का मतलब मास चेंज हो रहा हो पर सेकेंड, वहां पे ये यूज होगा। इसका स्पेसिफिक यूज होता है जैसे रॉकेट प्रोपल्सन में। यहां क्या आएगा, इफ अब क्या हो जाएगा, v इज कांस्टेंट, इफ v इज इक्वल टू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। अगर ये कांस्टेंट हो जाए दैट इज dv बाई dt क्या हो जाएगा इस बार, जीरो। कोई अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। यहां पुट करिए इस जगह पे, अभी यहां पुट किया था, अब की बार यहां पुट कर लीजिए। यहां पुट करोगे तो क्या आएगा, f इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये टर्म जीरो हो गया, m इंटू जीरो प्लस v वेक्टर, और यहां आएगा dm बाई dt आ जाएगा। तो f वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा v वेक्टर dm बाई dt। इसका हम स्पेसिफिक यूज करते हैं रॉकेट में। कहाँ यूज करते हैं, रॉकेट प्रोपल्सन में, ठीक है। वहां जो गैस होती है बर्न आउट होती है, तो वो पर सेकेंड बर्न आउट हो रही है, जिससे उसको थ्रस्ट मिलता है और फिर वो लिफ्ट ऑफ होता है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे रॉकेट बनाया जाता है। तो ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया। आप चाहे ये वेक्टर फॉर्म में ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, और ये तो फॉर्मूला आप जानते ही हो कि फोर्स का वेक्टर फॉर्म ऐसे लिखा जाता है। लेकिन आपको हैबिट डालनी है इस वेक्टर फॉर्म की, क्योंकि अब आप 11th क्लास में हो, ठीक है। यहां से अगर कोई पूछता है कि वेक्टर फॉर्म बताइए न्यूटन सेकंड लॉ का, तो आपको यही बताना है, या फिर ये बता दीजिए, लेकिन आपको ये नहीं बताना है अभी, क्योंकि स्पेसिफिक चीज पूछी जा रही है। जब आपसे पूछता है कि नहीं ठीक है मास और एक्सेलरेशन के टर्म में बताइए, तो फिर ये बताइए, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला बताइए, वेक्टर फॉर्म बताइए, किस में बताइए, वेलोसिटी और मास में। तो यहाँ पे और ये कंडीशन लगा दी जाए कि मास कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर ये बताना पड़ेगा। यहाँ पर मास कांस्टेंट रहता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करें। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको पहले ही बता दिया है, किस तरह से क्वेश्चन लेना है। पहले मुझे पुली का क्वेश्चन लेना है, तो लेते हैं पुली का क्वेश्चन। और पुली का क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही है, आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मिल भी जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन ये मैंने बना दिया है पुली, क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा पुली से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो हमारे पास पुली है बच्चों, वो कैसी है, फ्रिक्शनलेस है और मासलेस भी है, ठीक है। फ्रिक्शनलेस और मासलेस है। पुली कैसी है, हमारे पास जो भी पुली है वो पुली इज फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस भी है एंड मासलेस भी है। स्ट्रिंग भी कैसी है, स्ट्रिंग भी मासलेस है। आल्सो स्ट्रिंग कैसी है, स्ट्रिंग इज मासलेस। अब ज्यादा इस पे दिमाग मत लगाना कि मासलेस है तो मतलब फिर क्या, नहीं। अभी यहां देखो, इसको यहां से हैंग कर दिया गया है। यहां एक साइड में इधर वेट है कितना, 8 kg, कितना है 8 kg, और इधर कितना है, इधर आपको मिलेगा 12 kg। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ का है, एनसीईआरटी का, तो आपको मिल भी जाएगा बहुत आराम से। चलिए एक एक चीज समझते, थोड़ा सा लेंथ वीडियो की बढ़ जाएगी, लेकिन बहुत सारे कंसेप्ट आपको आ जाएंगे। तो देखो यहां से, यहां आपसे पूछा क्या जाता है, पूछता यहां पर यह है कि बताओ स्ट्रिंग में टेंशन कितना है और एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। ऐसे जब छोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ये इधर मूव करना शुरू कर देगा, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे और स्ट्रिंग में टेंशन निकालेंगे। जब तक स्ट्रिंग चेंज ना हो टेंशन चेंज नहीं होता है। मतलब इस पे टेंशन वही होगा जो इस पे होगा। और टेंशन कैसे देखते हैं, अब यहाँ बैठ जाइए ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, इस पर अम्ब्रेला ओपन कर दीजिए, बस टेंशन मिल जाएगा। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 8G और ये हो जाएगा 12G,
इधर जा रहे हैं, ऐसे आएंगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। टेंशन कहाँ है, टेंशन ऊपर की तरफ है। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर टेंशन क्या होगा, यहाँ का जो टेंशन होगा, अब ये टेंशन ऐसे भी लगा सकते हो टी, ठीक है, ये टी लगा लीजिए और यहाँ पे T1 कर लीजिए, क्योंकि ये स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ T1 मान लेते हैं, ऊपर T मान लेते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा अभी देखो, ये इस पर बैठ के अम्ब्रेला ओपन किया है या फिर यहाँ पे कहीं है नहीं, इसलिए ये जो टेंशन T है वो ऐसे ही रहेगा, ये कहीं और से कनेक्ट नहीं है, ये पूरी एक स्ट्रिंग है। इसका मतलब अगर T यहाँ पे आया है तो पूरा T ऐसे ही रहेगा। क्लियर। इधर देखो, अब मुझे यहाँ पे लगाना है न्यूटन सेकेंड लॉ। कैसे लगाते हैं, सबसे पहले FBD बनाते हैं। FBD किसके लिए, 12 kg के लिए। FBD मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है A और मुझे निकालना है T, बस एक्सेलरेशन और निकालना है और टेंशन निकालना है स्ट्रिंग में। और इसको भी मान लीजिए T1, ये भी निकालना है। स्ट्रिंग में टेंशन T1 है और यहाँ पे स्ट्रिंग और लगी है जो इन दोनों को पकड़ रखी है। ये पुली भी कहीं से हैंग कर दी गई है तो उस पर भी टेंशन चाहिए। तो कैसे निकालो, पहले FBD निकालो किसका, 12 kg का। 12 kg का तो क्या करते हैं, 12 kg को हम पॉइंट मान लेते हैं और इस पर देखते हैं फोर्सेस कौन से लगे हैं। तो क्या होगा, देखो ऊपर की तरफ क्या लगा है, T1 लगा है, नीचे की तरफ क्या लगा है, यहाँ पे लगा है ये 12 kg का है और यहाँ पे क्या लगा है, 12G लगा है। और ये जा कहाँ रहा है, देखो नीचे A एक्सेलरेशन से। तो यहाँ जो नेट फोर्स आएगा इन दोनों का, क्योंकि ये ज़्यादा है नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे लगेगा F नेट इज इक्वल टू MA। तो F नेट का मतलब 12G माइनस T1 इज इक्वल टू, यहाँ M किसका है, 12 है तो 12A आ गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। दूसरा देखो इस तरफ वाला, इस तरफ के लिए FBD देखो, FBD फॉर 8 kg। तो 8 kg का मतलब यहाँ पर 8 kg आ गया। अब 8 kg पे ऊपर क्या है, T1 है, नीचे क्या है, 8G है और एक्सेलरेशन कहाँ है, ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा है और ये कम है। तो क्या आएगा, T1 माइनस, यहाँ भी वही काम है, F नेट इज इक्वल टू MA। तो यहाँ से क्या आएगा, F नेट की वैल्यू क्या, ये ज़्यादा है ये कम, क्योंकि ऊपर जा रहा है। तो T1 माइनस 8G इज इक्वल टू, अब की बार ये मास है कितना, यहाँ पे 8 kg है, यहाँ पे कितना था, 12 था, इसलिए यहाँ पे अब की बार 12 रखेंगे, 8 रखेंगे तो 8 है। ये क्वेश्चन मेरे पास 2 आ गई। दोनों को ऐड कर लीजिए, क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, 1 + 2 कर लीजिए। तो क्या आएगा, देखो T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, 12 माइनस 8G आ गया, कितना आ जाएगा, 12G माइनस 8G। इधर से कितना आएगा, 12 और 8, 12A प्लस 8A, ये हमारे पास हो गया 20A। यहाँ से हो जाएगा 4G। G की वैल्यू आप 10 ले लेना, क्वेश्चन में कहेगा 9.8 तो रख लेना, अदरवाइज 10 से करिए। तो कितना हो गया 40, इधर कितना आएगा 20A। तो A की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इसका एक शॉर्टकट भी होता है, क्या होता है, आपको नेट फोर्स देखना है। क्या देखना है, जादू देख लो। यहाँ पर जादू क्या देखना है, जादू ये होगा कि A निकालना है एक्सेलरेशन, तो यहाँ देखा जाता है F नेट। क्या देखा जाता है, F नेट अपॉन M नेट। M नेट का मतलब हो जाएगा M1 प्लस M2, दो ही दिए गए हैं। तो देखो F नेट कितना होता है, एक्सटर्नल देखना है, ये इस पर कितना लग रहा है बाहरी फोर्स। तो बाहरी देख रहे हो तो क्या, बाहरी ये लग रहे हैं एक्सटर्नल 12G और 8G। 12G नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब नेट जो आएगा वो कितना आएगा, 12G माइनस 8G। और नीचे से क्या आ जाएगा, नीचे से आ जाएगा 12 प्लस 8, 12 प्लस 8। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा 20, नीचे से कितना आ गया 20 आ गया, ऊपर कितना आया 4 इंटू G और नीचे कितना आ गया 20। तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 अपॉन 20। तो ये आ जाएगा, कैंसिल करोगे 40 अपॉन 20, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है, जादू तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, फॉलो करना है स्टेप को, ठीक है। तो इस तरह से आपने A निकाल लिया। अब मुझे बताना है कि T कैसे निकालोगे और T1 कैसे निकालोगे, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, यहां पर इक्वेशन है आपके पास, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, किसी एक में वैल्यू पुट कर दो। तो मैं यहां देखो लिखता हूं यूजिंग 1,
1 को यूज़ करिए तो यहाँ क्या आएगा 12G, जी की वैल्यू पुट करो तो 12 इंटू 10 माइनस T1 इज इक्वल टू यहाँ पे 12 इंटू ए, 12 इंटू 2 ए आ चुका है ना। तो यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 120 हो गया, 120 में 24 लेस कर देना, क्या आएगा T1 की वैल्यू 120 माइनस 24 लेस करेंगे तो 96 आ जाएगा। T1 आपको 96 मिल गया। अब निकालना है क्या, T1 निकाल आया, अब T निकालना है। तो जरा एक कंसेप्ट समझो, यहां पर क्या आएगा, जो T होगा, T ऊपर है, ये T और ये T कहाँ है, देखो ये जो T होगा वो इन दोनों T के सम के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। इसका मतलब यहां से ये चीज हो सक जाएगी, जो T होगी, देखो जो T होगा वो किसके इक्वल होगा, 2T1 के इक्वल होगा। क्या होगा, 2T1 के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो T है वो इस T और इस T दोनों को खींच रहा है। इसका मतलब यहाँ पे T इज इक्वल टू 2T1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू 96, क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। तो 96 का डबल कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2 6 12 और 18 आएगा 19, ये आ जाएगा इतने न्यूटन। तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको एक कंसेप्ट समझना था कि एक्सेलरेशन, टेंशन और यहाँ पे टेंशन कितना होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन का फॉर्मेट आपने देखा। दूसरे क्वेश्चन में दो तरह से बच्चों बात पूछी जाती है। क्या, देखो यहां पर ये लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, ये चीज कॉमन है पुली के केस में, स्ट्रिंग इज मासलेस। ठीक है, अब मैं केस क्या लेने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 लेने जा रहा हूं। 2 में क्या है, यहां एक पुली लगी हुई है, यहां मास रखा है, ये मास M2 है। ठीक है, और M2 की वैल्यू मैंने 10 kg मान ली है, और यहां से स्ट्रिंग आई और स्ट्रिंग से यहां से एक मास लगा दिया मैंने, ये कितना है 5 kg का है। हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे फाइंड करना है एक्सेलरेशन, मुझे फाइंड करना है टेंशन। स्ट्रिंग में दो चीजें निकालनी है। अच्छा, यहां पर इसको क्या किया गया है, यहां पर यह भी फिक्स है, क्या है, फिक्स है। यहां पे एक नेल लगी हुई है, क्या लगी है, नेल लगी है। इस नेल को अगर मैं फिक्स करके रखता हूं तो क्या इसमें कोई एक्सेलरेशन आएगा, क्या कोई टेंशन आएगा। व्हेन नेल, अभी मैंने नेल को रिमूव नहीं किया है, व्हेन नेल इज फिक्स्ड तब आपको ये दो चीजें निकालनी है। व्हेन नेल इज रिमूव्ड तब आपको फिर दो चीजें और निकालनी है, यही चीजें। तो पहले बात करते हैं व्हेन नेल इज फिक्स्ड। व्हेन नेल इज फिक्स्ड, अगर नेल फिक्स्ड रहे तो क्या होगा, अगर नेल फिक्स्ड है तो जरा देखो इसका वेट कितना आएगा, ये आएगा 5G मतलब 50 न्यूटन। अब थोड़ा स्पीड बनाएंगे, इतना आएगा। इस पे टेंशन आएगा, टेंशन यहां पे भी वही है, क्योंकि स्ट्रिंग चेंज नहीं हुई यहां से यहां तक। क्लियर है। अच्छा, अभी देखो यहां पर इतना कुछ मिल गया, इसका मतलब T इक्वल टू कितना आएगा 50 न्यूटन। T इक्वल टू 50 न्यूटन कब, जब नेल फिक्स्ड है। तो T की वैल्यू तो ये आ गई। अब चल तो रहा नहीं है, ये कैसा है, चल तो रहा नहीं, क्योंकि नेल अभी लगी हुई है। जब रुका रहेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि नेल क्या है, फिक्स्ड है। तो ये बात समझ में आ गई कि रुका है इसलिए एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब क्या करते हैं, अब दूसरी बात करते हैं। व्हेन नेल इज रिमूव्ड, जैसे इसको हटाओगे ये चलना शुरू करेगा, इसमें टेंशन भी आएगा और ये चलेगा भी। चलेगा किधर, इधर चलेगा। तब एक्सेलरेशन कितना होगा, समझ में आया। चलो देखो कितना निकलेगा यहां से। व्हेन नेल इज रिमूव्ड, नेल इज रिमूव्ड, अब रिमूव कर दो। जैसे रिमूव करोगे टेंशन भी आ जाएगा और एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। अच्छा, यहां पर FBD देखो, FBD 5 kg के लिए क्या होगी, 5 kg का मतलब ये हो गया, एक T ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, जा नीचे रहा है। इसका मतलब ये माइनस ये इज इक्वल टू ma, m कितना 5। तो मैं यहां लिख सकता हूं एक इक्वेशन 50 माइनस T। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 50 ज्यादा है T से, नीचे जा रहा है ऑब्जेक्ट। 50 माइनस T इज इक्वल टू ma, m किसका है, ये वाला, कितना 5a। इक्वेशन आ गई मेरे पास 1। अच्छा, मैं इसके बारे में देखो बात करो, इसके पीछे कुछ लगा नहीं है, तो इस पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, इधर की तरफ कुछ नहीं लगा, इधर T लगा है,
तो जो नेट फोर्स आएगा m2 पर वो तो T के बराबर आएगा। देखो फॉर m2 F नेट जो होगा F नेट इक्वल टू ma होगा। तो F नेट का मतलब इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, इधर है, जा इधर रहा है, इसका मतलब क्या आएगा T माइनस जीरो। जीरो क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे साइड में कोई भी फोर्स नहीं है। यहाँ से कितना आएगा 10a, तो T इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 10a आ गया। इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लो। फ्रॉम 1 एंड 2 T की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो देखो कितना आएगा 50 माइनस 10a इज इक्वल टू 5a। यहाँ से क्या बन जाएगा 50 इज इक्वल टू 15a हो गया। अच्छा तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 50/15, तो यहाँ से मिल जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो इसको जादू से भी तो कर सकते थे। कैसे? जादू से जरा देखो, जादू क्या होता है, जादू ये होता है, जादू ये कहता है कि एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या निकालो F नेट अपॉन M नेट। क्या निकालो M नेट। तो F नेट कितना है, इसमें जो बाहरी फोर्स है वो केवल यही तो है, इस पर बाहर से कोई फोर्स लगा नहीं, इस पर ग्रेविटी ने लगाया है। ये कितना 50, और M नेट का मतलब M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, तो ये क्या है, ये M1 ही तो है, M1 प्लस M2 तो कितना आ जाएगा 5 प्लस 10, ये आ जाएगा 50/15। आंसर कितना आया 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जादू से भी वही आएगा, एक कंसेप्ट आपको सीखना है। अब टेंशन निकालना है तो दो इक्वेशन है टेंशन निकालने के लिए, यूज कर लीजिए। यूजिंग इक्वेशन 2, यहाँ से आसान है, T इज इक्वल टू 10a, तो 10a क्या आएगा 10 इंटू 10/3, तो ये आ जाएगा 100/3, मतलब यहाँ से आएगा 33.3 न्यूटन। इस तरह से टेंशन आपका निकल आएगा। तो ये तो दूसरा केस हो गया पुली का। अब बच्चों तीसरा केस लेते हैं, लेकिन पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा स्पीड बन चुकी होगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 3, साथ में जादू भी सीखते जाइए और टेंशन निकालना भी सीखते जाइए। अब सीन कुछ ऐसा हो गया है, यहाँ भी एक पुली लगी है, यहाँ एक मास रखा है, यहाँ भी एक पुली लगी है, यहाँ 8 kg का मास है, ये M2 है, और इसको आपने कनेक्ट कर दिया है, कनेक्ट कर दिया। इधर एक मास लगा है 2 kg का, ये आपके पास M1 है, और इधर भी पुली लगी हुई है, इधर से मास होते हुए ऐसे पुली आ गई, ये आ गया है 4 kg का। कितना आ गया 4 kg का, ये हो गया M3 हो गया। तो मुझे क्या करना है, मुझे तो टेंशन चाहिए। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग 1 है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग अलग अलग तो टेंशन अलग अलग। इसका मतलब यहाँ अगर टेंशन T1 है तो इधर से भी टेंशन T1 होगा, इधर से टेंशन T2 है तो यहाँ भी टेंशन T2, क्योंकि इसमें टेंशन सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ इस लाइन में टेंशन सेम रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। अब जरा इसका देख लो, इसमें आएगा 2G, यहाँ पे आएगा 4G। 4G का मतलब हो जाएगा 40 न्यूटन और यहाँ हो जाएगा 20 न्यूटन। क्लियर हुआ? अच्छा, आज जाएगा किधर, जाएगा ऐसे, एक्सेलरेशन इधर हो रहा होगा। अब मुझे इक्वेशन बनानी है फटाफट। क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है, T1 एंड T2। क्वेश्चन ऐसा ही है, जल्दी करते हैं। देखो यहाँ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा है ये कम है, तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, पहली इक्वेशन मेरे पास बनेगी T1 माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ जरा देखो, इधर जाना है तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 8a। इक्वेशन नंबर 2। इधर देखो 40 माइनस T2, क्योंकि नीचे आ रहा है, 40 माइनस T2 इज इक्वल टू 4 है, तो 4a आ गया। इक्वेशन नंबर 3। तो क्या करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 कर लो, तीनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा, जाके देखो T1 से T1 कैंसिल, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस T2 है यहाँ माइनस T2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 40 माइनस 20 कितना आएगा, सिर्फ 20 आएगा। इधर से देखो 2a 8a और 4a, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 12, और ये 2 14 नहीं आ गया, तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 20/14, यह हो जाएगा 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या जादू से भी यही आएगा? जरा जादू भी सीखते जाओ। जादू क्या कहता है,
जादू कहता है ये, जादू क्या कहता है, ये जादू है। जादू से अगर हम करते हैं तो मुझे पता है कि a की वैल्यू कितनी आती है, जो a होता है a इज इक्वल टू होता है एफ नेट अपॉन एम नेट। एफ नेट कितना है जरा देखो, यहां पे 20 न्यूटन लगा है बाहर एक्सटर्नल में, और इधर कितना लगा है, इधर लगा है 40। तो एक्सटर्नल फोर्सेस का देख लो, ये ऊपर है ये नीचे है, 40 माइनस 20 मतलब कितना आएगा 40 माइनस 20, और नीचे एम नेट का मतलब 2 kg 8 kg और 4 kg, 2 प्लस 8 प्लस 4 कितना आएगा 20, और नीचे कितना आएगा, ये हो गया 12 टू 14 14 मतलब 10/7, ये हो जाएगा मीटर यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर। यही सेम आंसर इधर से भी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, T1 T2 चाहिए। T1 T2 के लिए जरा देखो, यहां से देखते हैं पहले 1 से। 1 क्या करता है, यूजिंग 1 में देखो क्या पुट कर दो, तो 1 से क्या आएगा, T1 इज इक्वल टू मिल जाएगा 20 प्लस 2a, तो 2a पता है आपको, 20 प्लस 2 a की वैल्यू कितनी आई है, देखो a की वैल्यू 10/7 आई है, 10/7, तो यहाँ से T1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 20 प्लस 20/7, तो यहाँ से 20 कॉमन कर लीजिए, तो 1 प्लस 1/7, तो कितना आएगा 8/20 इंटू 8/7, तो बच्चों ये आ जाएगा कितना 160/7 न्यूटन। इसको आप सॉल्व कर लेना। ऐसे ही क्या होगा, अगर आपको निकालना होगा T2, तो आप चाहे यहां से निकालिए चाहे यहां से निकालिए, किसी एक में रखना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं यूज करता हूं 2, यूजिंग 2 यूज कर लो, तो T2 माइनस T1 की वैल्यू आ चुकी है, तो देखो क्या आएगा, T2 और T1 की वैल्यू कितनी है 160/7 इज इक्वल टू 8 इंटू, और a की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 10/7 दिखेगा, हाँ दिख जाएगा। फिर क्या आएगा जाके यहाँ से, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 160/7 प्लस ऐड हो जाएगा इधर, ये आ जाएगा 80/7, तो कितना हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा 240/7 न्यूटन। इस तरह से T1 T2 भी निकल आएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाएं। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास आना है बच्चों, वो क्या होगा, वो होगा एलिवेटर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो उसको भी देख लेते हैं, एलिवेटर का कंसेप्ट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर मैंने 3rd बता दिया आपको, नंबर नहीं चेंज किया था। तो 3rd नंबर पे जरा देखो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3rd आपने कर लिया। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की। एलिवेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, एलिवेटर प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम बनेगी जाके, तो पहले प्रॉब्लम सिंपल सी ये है कि कोई एलिवेटर है और इस एलिवेटर के अंदर एक स्ट्रिंग से कोई मास हैंग कर रहा है, ठीक है। मैंने मान लिया ये 2 kg का है, कितना है 2 kg का है, और एलिवेटर ऊपर जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से, सॉरी इतने एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये एक्सीलेटेड हो रहा है। जब एक्सीलेट होगा तब हमें क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन आपसे अपने आप हो जाएगा, मैं केवल कंसेप्ट सिखाता हूं। कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये कि अगर कोई एलिवेटर है और एलिवेटर के अंदर कोई स्ट्रिंग से एक मास आपने हैंग कर दिया, ठीक है, ये मास आपने यहां लगा दिया और ये एलिवेटर जा रहा है एक्सीलरेशन a से अप, तो क्या होगा जरा देखो, इस पर टेंशन आएगा T और इसका वेट नीचे लगेगा mg। इसका मतलब इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, F नेट जरा देखो, F नेट इक्वल टू होता है ma, तो नेट कितना आएगा, ऊपर जा रहा है तो T माइनस mg होगा, क्या होगा T माइनस mg, और m इसका मास है, एक्सेलरेशन ये है, तो m इंटू a, ये उधर ऐड हो जाएगा, T इक्वल टू m कॉमन रहेगा g प्लस a। जब ये अप होगा तो ये होगा किसके लिए, अप के लिए। डाउन होगा तो क्या होगा, T इक्वल टू हो जाएगा m g माइनस a,
ये हो जाएगा किसके लिए, डाउन के लिए। तो क्वेश्चन में जैसा कहें वैसा कर दो। एक्सेलरेशन आपके लिए दिया है कि डाउन के लिए, तो यहाँ क्वेश्चन देखिए ये कहाँ जा रहा है, अप जा रहा, तो मुझे पता चल गया कि फॉर्मूला आपके लिए ये होता है। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी प्लस ए। तो यहाँ से कितना आएगा, एम की वैल्यू मुझे पता है 2, जी की वैल्यू पता है मुझे 10 और ए की वैल्यू 6, कितना आ गया 16, 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा 32 न्यूटन। इतना टेंशन लगेगा स्ट्रिंग में जब ये एलिवेटर ऊपर जा रही होगी। जरूरी नहीं कि इसके अंदर एक ही मास हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है। फिर जरा कंसेप्ट देखो, हटा दो इसको। चलिए अब मैंने क्या कर लिया, इसी के अंदर मैंने 2 मासेस लगा दिए। एक मास ये लगाया m1 और इसी में एक मास डाल दिया मैंने m2। ठीक है, क्वेश्चन आप बना लोगे अपने आप से, कंसेप्ट खाली देखो। ये एलिवेटर है, ऊपर जा रहा है और इसको मैंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा मैंने a। वैल्यू कुछ भी होगी आप कर लेंगे। अच्छा जरा देखो यहां पर होगा क्या, यहां पे टेंशन अलग अलग होंगे नहीं, यहां पे टेंशन अगर ये T1 है तो यहां पे टेंशन क्या होगा, T2 होगा। अगर इस पे बैठ के देखा तो T2 लग रहा, तो यहां से यहां के बीच में स्ट्रिंग सेम है, तो इसका मतलब ऊपर नीचे दोनों से ये टेंशन T2 ही रहेगा। ऊपर मतलब यहां से यहां तक स्ट्रिंग एक ही है, तो इसको T1 खींच रहा होगा, M1 M2 को खींच रहा होगा। तो मैं बात करता हूं पहले M1 के लिए, किसके लिए, फॉर M1। पहले देखो फॉर M2, M2 की बात करोगे तो M2 में क्या लगेगा, M2 बना लिया आपने बाहर, M2 पे क्या लग रहा होगा, M2 पे लगेगा पहले क्या, M2G लगेगा। ऊपर टेंशन कितना लग रहा है, ऊपर लग रहा है T2, तो ये जा कहाँ रहा है, ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि F नेट जो होगा, F नेट वो कितना होगा, M इंटू ए। ये सारे क्वेश्चन किस पे हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे हैं। तो यहाँ पे F नेट का मतलब ऊपर जा रहा, तो T2 माइनस M2G इज इक्वल टू क्या आएगा, M2A आएगा, क्योंकि मास M2 की बात हो रही है, M2A। तो T2 इक्वल टू आ गया M2G प्लस M2A आ गया। ये तो T2 निकला। अब जरा T1 के बारे में सोचो, फॉर M1। अगर मैं M1 के बारे में सोचता हूं, ये मेरे पास M1 है, M1 पर क्या लग रहा है, पहले उसको पॉइंट बनाओ। अब M1 पे T1 लग रहा है, ऊपर लग रहा है। अच्छा T2 लग रहा है, नीचे लग रहा है। M1 का ग्रेविटी फोर्स भी तो नीचे लगेगा, इसमें क्या लगेगा, ग्रेविटी फोर्स भी नीचे लगेगा, किसका, M1 का। तो जरा देखो ऊपर क्या है और जाना कहाँ इसको है, नीचे के ऊपर इसको जाना है बच्चों, ऊपर जाना है। तो इसका मतलब क्या आएगा, T1 माइनस T2 प्लस M1G, ये दो चीजें नीचे हैं तो ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू क्या आएगा, M1A आ जाएगा। यहां पर मैंने क्या किया, F नेट इज इक्वल टू MA लगाया है। तो देखो क्या आएगा, T1 की वैल्यू क्या आ गई, T1 इक्वल टू आ जाएगा कितना, ये उधर जाएगा तो ये आ जाएगा M1 M2A प्लस T2 प्लस M1G आ गया। और T2 की वैल्यू ऊपर से रख दीजिए यहाँ पे, तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी M2A प्लस M2, यहाँ देखो M2A, यहाँ पर क्या था, M2A था, यहाँ कितना है, M1A है, तो ये M1A है, सॉरी ये M1A है, ये उसको उठा के उधर ले गए थे, तो M1A और ऊपर से वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, M2A प्लस इधर से M1G और ऊपर का M2G, मतलब ये आया। इसका रिजल्ट कैसे ले सकते हो, तो देखो A कॉमन कर लो, M1 प्लस M2 इंटू A प्लस M1 प्लस M2 इंटू G। क्वेश्चन में T1 T2 निकालना है। अगर दो स्ट्रिंग दिख रही हैं, दो स्ट्रिंग दिख रही हैं, ऐसा फिगर है, तो T1 की वैल्यू M1 M2 मालूम होगा, M1 M2 मालूम है, A आपको पता होगा कि किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, G आपको पता होगा, तो यहां पुट कर देंगे किसकी, A की वैल्यू, G की वैल्यू यहां, M1 M2 आपको पता ही रहेगा और आपका आंसर न्यूटन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। तो मैंने कंसेप्ट बता दिया, सिंगल के लिए बता दिया कि अप या डाउन के लिए क्या होता है, और डबल के लिए भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें। अब बच्चों बात करेंगे ब्लॉक की, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए
ब्लॉक की बात करिए। अब मुझे ब्लॉक प्रॉब्लम लेना है, तो ब्लॉक प्रॉब्लम कैसे बनती हैं वो देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब 5 तरह का आ जाएगा ब्लॉक प्रॉब्लम। ब्लॉक प्रॉब्लम है तो ब्लॉक प्रॉब्लम कुछ ऐसी बनती है, जैसे ये हमारे पास फ्रिक्शनलेस सरफेस है। कैसा है? फ्रिक्शनलेस है एंड स्मूथ भी है, ऐसा नहीं है, स्मूथ एंड फ्रिक्शनलेस है। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिए, यहाँ पे टेंशन दिखा दिया, ठीक, इसके ऊपर एक और लगा दिया, ये मेरे पास है, ठीक है। और ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, इन 3 ऑब्जेक्ट का मास मुझे लेना है 2, 6, 10, 2, 6, 10, 2, 6, 10। ये केजी में है, ये भी केजी में है, ये भी केजी में है, और इस पर फोर्स लगा दिया गया कितना? 36 न्यूटन। इस तरह की प्रॉब्लम बनती है। अब हो सकता है कि इनको चिपका के रख दिया जाता, तब भी मैं ऐसे ही बनाता। अगर ये क्वेश्चन ऐसे कहीं बना होता इस तरह से कि तीनों ब्लॉक पास पास रखे होते, क्या होते? तीनों ब्लॉक पास पास रखे होते, 2 kg, 6 kg और ये हो जाता 10 kg। तो यहाँ पर फोर्स अगर ऐसे लिखा होता 36 न्यूटन, तो मैं इसको इस तरह ही बनाता। क्यों? क्योंकि मुझे इनके बीच में क्या होगा? टेंशन लग रहा होगा, एक दूसरे को ये खींच रहे होंगे, नॉर्मल लगा रहे होंगे, नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि इन दोनों के बीच में जो टेंशन है यहाँ पर एक दूसरे की तरफ, वो क्या है? T1 है। यहाँ पर क्या है? T2 है। तो ये वैसे यहाँ पर भी होता, यहाँ पर भी होता। तो इस फिगर का ऐसा पिक्चर बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन को करते हैं। देखो कितना आसान हो जाएगा। इधर खींच रहे हैं तो इन सब में क्या होगा? तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि सारे कनेक्ट हैं। ऐसा नहीं कि इसको खींचेंगे तो ये छूट जाएगा, ऐसा तो नहीं ना। पहले तो जादू से आंसर ले लीजिए। जादू से आंसर क्या आएगा? देखो, फिर कंसेप्ट समझते हैं। जादू से आंसर अगर लेंगे तो जादू कहता है A = होता है F नेट अपॉन M नेट। M नेट कितना आएगा? तो F नेट कितना है? 36, और M नेट कितना आएगा? 2 + 6 + 10, 2 + 6 + 10 कितना आएगा? 18। तो ऊपर है 36, नीचे आएगा 18, तो A की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 2 मीटर/सेकंड²। ये तो जादू से आंसर आ गया। अब कंसेप्ट वाइज देखो, कंसेप्ट वाइज क्या है? इसके लिए BT देखो, पहले इसके लिए क्या आएगा? यहां पर देखोगे, इसके लिए केवल लगाओ नेट, F नेट लगाओ, तो ये इधर की तरफ मोशन है, तो ये -T1, 36 - T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 के लिए, ये for 2 kg, for 2 kg, तो कितना आ जाएगा? 2 × A आएगा। फिर देखिए for 6 kg, अगर मैं 6 kg की बात करता हूं तो क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा T1 - T2 = 6A, क्योंकि देखो इधर जा रहे हैं तो T1 ज़्यादा होगा, T2 कम होगा, और M की वैल्यू 6 आएगी। अब इसकी देखिए, इधर कुछ लगा ही नहीं, इधर ही जाना है, तो क्या आ जाएगा? फॉर 10 kg, 10 kg के लिए क्या आएगा? T2 = 10A। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, तो तीनों ऐड कर लो, 1 + 2 + 3। तो देखो क्या होगा? T1 से T1 कैंसिल होगा, T2 से T2 कैंसिल होगा, यहाँ 36 है, बस 36। इधर से देखो 2A, फिर 6A, फिर 10A, कितना आ गया? 18A। A की वैल्यू 2 मीटर/सेकंड²। तो सिंपल है, नेट से भी, जादू से भी लगाओ, और एक कंसेप्ट भी आपको आता रहे, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ के एप्लीकेशन कैसे होते हैं, किस तरह से आपको अप्रोच दिखानी है, वो तो ये कंसेप्ट है। जादू से तो पता नहीं चलेगा आपको कि जादू से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब यहाँ पे देखो, टेंशन निकालना है, तो कैसे निकालें? टेंशन निकालना है तो यहाँ से चले जाओ, यूजिंग फर्स्ट क्या आएगा? 36 - T1 = 2 × A, A की वैल्यू 2, तो यहाँ से क्या आएगा? T1 = आएगा 36 - 4, कितना आ गया? 32 न्यूटन आ गया। फिर T2 निकालना है मुझे, तो यहाँ से ले लीजिए, तो यूजिंग थर्ड, तो T2 = कितना आएगा? ये दिया गया है 10A, तो 10A क्या होगा?
10 इंटू 2, ये आएगा 20 न्यूटन। अच्छा देखो आप, सबसे लास्ट वाले में कम टेंशन आना चाहिए और T1 वाले में ज़्यादा, क्योंकि वो T2 को भी खींच रहा है, मतलब इसके पास टेंशन ज़्यादा होगा क्योंकि ये इसको संभाल रहा है। इसके पास तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन है क्योंकि ये 36 न्यूटन है, तो T1 की वैल्यू इससे तो कम ही आनी चाहिए क्योंकि एक मास छूट जाएगा। तो देखो 32 आया है, T2 देख रहे हो 20 न्यूटन आया है, तो कंसेप्ट ठीक है, ऐसे ही चलना है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, एक 2 ब्लॉक वाला ले लेते हैं। ठीक है, 2 और 4 kg से ब्लॉक प्रॉब्लम भी रहेगी, जादू आप लगाते रहो। मैंने एक सिंपल क्वेश्चन आपके लिए बनाया, सरफेस फिर फ्रिक्शनलेस एंड स्मूथ, ये सरफेस रहेगा ये। यहाँ पर यहाँ क्या है 2 kg और बगल में क्या लिखा मैंने 4 kg। तो आप समझ गए कि पिक्चर कैसे बनाना है। यहाँ मैंने 12 न्यूटन कर दिया, इस पर मैंने 12 न्यूटन। हो सकता है ये फोर्स इसके ऊपर लगाया जाए, ऐसा भी हो सकता है ये फोर्स इसके ऊपर लगाया जाए तो ये इधर चला जाएगा। चलो इस बार इधर लगा लेते हैं। ये फोर्स मैंने इसके ऊपर इधर लगाया, कितना लगाया 12 न्यूटन। तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक किधर जाएंगे, अब की बार इधर जाएंगे। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना होता है एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना होता है। क्या निकालना होता है, टेंशन। तो इन दोनों के बीच में ही तो टेंशन होगा। तो इस फिगर का सही फॉर्मेट ये बना लिया जाए, ऐसा, एक 4 kg एक 2 kg। तो देखो इनके बीच में क्या हो गया, ये स्ट्रिंग थी तो टेंशन टी ही रहेगा, इस पे फोर्स लगा दिया, ये 2 kg हो गया, ये 4 kg हो गया, इधर से फोर्स लगाया कितना 12 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जाएगा तो इधर ही सेम एक्सेलरेशन से जाएगा। जब सेम एक्सेलरेशन से जाएगा तो जादू से पहले आंसर पूछ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। जादू से क्या आएगा, A = F नेट अपॉन M नेट। जादू से जब पूछा गया तो जादू ने कहा कि देखो 12 लगाए हो और नीचे 2 + 4 आएगा, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यह 2 मीटर/सेकंड² कह रहा है जादू कि ये आंसर आना चाहिए। तो जरा करके देखा जाए। तो देखो इसी का फिगर ये बना हुआ है, आपने इस पे कितना फोर्स लगाया 12 लगाया और इधर से कितना लग रहा है T लग रहा है। तो फॉर किसके लिए, फॉर 2 kg। इक्वेशन क्या बनेगी जाके, 12 - T = 2A। समझ में आया, फिर से लिखूँ, F नेट = कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्या होता है MA, 2 kg के लिए है। तो देखो 2 kg के लिए है तो क्या आएगा, 12 ज़्यादा लग रहा है, इधर से क्या लग रहा है T = 2 kg के लिए है तो 2A आएगा इक्वेशन। अब इस पे देखो, इस पर T इधर लग रहा है लेकिन पीछे से कुछ नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या आएगा, फॉर 4 kg क्या आएगा, F नेट = MA। तो F नेट की वैल्यू सिर्फ T ही है लेकिन M की वैल्यू 4 है क्योंकि अब की बार 4 लिया है। A रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। तो 1 + 2 कर लो, T से T कैंसिल, इधर बचेगा 12, इधर 2 + 4, 2A + 4A कितना आ गया 6A। तो यहाँ से A = 2 मीटर/सेकंड² आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, टेंशन चाहिए। टेंशन कहाँ से मिलेगा, सबके पास है, आपके पास भी है टेंशन, मेरे पास भी, लेकिन क्वेश्चन का टेंशन निकालना है। तो यूजिंग कर लीजिए, यूज इक्वेशन 2। क्या मिलेगा, T = 4A। तो 4 × A की वैल्यू 2, 8 न्यूटन टेंशन आ गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट आप धीरे धीरे सीखते जाइए। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से कर दीजिए आप लोग, लगाइए जादू और आंसर बताइए। ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम क्या होती है, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम 6, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम। यहां पे थोड़ा सा मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे नॉर्मल निकालना। क्या सिखाऊंगा, हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल।
कैसे नॉर्मल निकाला जाता है वो देखिए, एन आपको निकालना सीखना है। जैसे मैं कह रहा हूं कि एक सरफेस है, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है और फ्रिक्शनलेस भी है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। इस पे एक ब्लॉक रख दिया एम मास का, कितने मास का, एम मास का। तो बताओ इसका नॉर्मल कितना होगा। तो यहाँ सिंपल है, इसकी ग्रेविटी नीचे लगेगी और ऊपर लगेगा नॉर्मल। तो यहाँ तो n इक्वल टू एम जी हो गया, लेकिन हमेशा नॉर्मल एम जी के बराबर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो एक केस और। जैसे मैंने यहाँ पर ये फ्रिक्शनलेस फिर सरफेस है, सरफेस जितनी भी है फ्रिक्शनलेस और स्मूथ है। यहाँ पे मैंने एक मास रखा, ठीक है, एम मास रख दिया, इस पर एक फोर्स इधर लगा है एफ। अब बताओ नॉर्मल कितना होगा। तो नॉर्मल का मतलब तो यही होगा, ए एम है तो नीचे लगेगा एम जी, ठीक है। और ये कितने एंगल पे लगा है, ये किसी एंगल थीटा पे लगा है। इसका मतलब एक कंपोनेंट इसका लगेगा इधर एफ कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इसका ऊपर लगेगा, नॉर्मल भी ऊपर लगेगा और एक कंपोनेंट ऊपर लग रहा है कितना, एफ साइन थीटा। अब जरा देखो नॉर्मल कितना आएगा। अब यहाँ पर अब मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ तो ऊपर के दो फोर्स एक नीचे है, तो एन प्लस एफ साइन थीटा इजक्वल टू क्या आ गया, एम जी। तो एन इजक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा नॉर्मल एम जी के बराबर आए। एक चीज और देख लो, जैसे यही ऐसा बना होता, यहाँ एम मास का ब्लॉक है, एक फोर्स इधर लगा था F1 किसी एंगल पर, मान लो θ1, और एक फोर्स इधर लगा है, ये क्या है F2, कितने एंगल पे है, ये मान लो θ2 पे, ये θ2 पे है तो इधर से ये भी θ2 हो जाएगा। कौन सा, ये θ2 हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ जरा देखो, नॉर्मल तो ऊपर लगेगा n, इसका वेट mg नीचे लगेगा, क्या अभी भी नॉर्मल mg के बराबर होगा, नहीं। जरा चेक करो, क्योंकि F1 का एक कंपोनेंट ऊपर लगेगा, ये आएगा एन F1 साइन थीटा 1, और एक कंपोनेंट इधर लगेगा, क्या आएगा, F1 कॉस थीटा 1। ऐसे ही इसका देखो, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर लगेगा F2 कॉस थीटा 2, एक कंपोनेंट नीचे लगेगा F2 साइन थीटा 2। हो गया। अब की बार जरा नॉर्मल की कंडीशन देखो, मुझे केवल वर्टिकल फोर्सेस देखने हैं, मुझे इधर नहीं देखना है कि किधर मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं, सिर्फ नॉर्मल सिखा रहा हूं। तो देखो ऊपर की तरफ कितना, n प्लस F1 साइन थीटा 1, ऊपर दोनों हो गए, नीचे जा देखो mg प्लस ये F2 साइन थीटा 2, ठीक है। तो यहां से देखो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई mg प्लस F2 साइन थीटा 2 माइनस F1 साइन थीटा 1। तो थीटा की थीटा 1 थीटा 2 अलग अलग हो सकते हैं, m भी अलग अलग हो सकता है। तो हर बार नॉर्मल mg के बराबर है ऐसा जरूरी नहीं है, ये सिर्फ समझाने वाली बात। अब मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं जो आपसे मुझे पूछना है, वो क्या है क्वेश्चन, ये मेरे पास जो सरफेस है, ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम ही है, ठीक है। कैसी प्रॉब्लम है, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम। और क्वेश्चन ये है, सरफेस हमारे पास स्मूथ और फ्रिक्शनलेस है। सरफेस कैसा है, सरफेस इज स्मूथ एंड स्मूथ है, और कैसा है, फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस। ये हमारे पास सरफेस है। यहां पे देखो, अब मुझे बताना ये है क्वेश्चन में कि मेरे पास ये दो सरफेस हैं, ये दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक यहां पर है और एक ब्लॉक यहां पे रखा है। मेरे पास ये वाला ब्लॉक है M2 और ये वाला ब्लॉक है M1। मैंने फोर्स लगाया इस पर F, या इसको मैं मान लेता हूं M1, इसको मान लेता हूं M2। ऐसा मेरे पास केस है। मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2।
सरफेसेस कैसे हैं, स्मूथ और फ्रिक्शनलेस हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, तुरंत लगा दोगे, एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला तुरंत आप लगाओगे, A इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम नेट, लगा दोगे तुरंत। तो देखो F तो फोर्स लगा है और m नेट का मतलब क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, लेकिन ये लगाते ही क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। इस जगह थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, कंसेप्चुअली रुकना पड़ेगा सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो सरफेस कैसे हैं, कोई इनके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है। तो क्या करोगे, जैसे फोर्स लगाओगे ये तो चला जाएगा, ये थोड़े जाएगा साथ में। समझ में बात आई? जो भी एक्सेलरेशन आएगा वो इसका आएगा, इसका तो नहीं आएगा। इसका तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, a2 का 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लेस है। जैसे इस पे फोर्स लगा इसका एक्सेलरेशन आएगा, कितना आएगा, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना, a1 की वैल्यू आ जाएगी f अपॉन m1, क्या आ जाएगी, f अपॉन m1। लेकिन कैसे, पूछना पड़ेगा। देखो कंसेप्ट ये कहता है कि आप यहाँ पर पहले नॉर्मल जो मैंने बताया उसको लगाना सीख लो। अगर मैं लगाता हूँ m2 पर, क्या लगाता हूँ, m2 पर, तो m2 पे देखो यहाँ पर एक ही टेंशन होगा, एक ही नॉर्मल होगा। एक नॉर्मल का मतलब है कि अगर मैं m2 पे नॉर्मल देखूंगा तो m2 पे नॉर्मल जो जाएगा ऊपर, मान लो n जा रहा है तो n नीचे वाले सरफेस भी तो लगेगा, लगेगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये जो पोर्शन है यहाँ इस जगह पे एक जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लगेगा, क्योंकि ये वाला ऊपर वाला सरफेस पे अगर रिएक्शन होगा तो ये एक्शन करेगा तो फिर रिएक्शन होगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर देखो फॉर m2 क्या आएगा, फॉर m2, तो मैं m2 के लिए अगर ABD बनाता हूँ तो m2 की कंडीशन ये है, ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे क्या लगेगा, नीचे ऊपर रिएक्शन, ऊपर क्या लग रहा है, रिएक्शन लग रहा है। इसका m2 का क्या होगा, m2 के लिए यहाँ पर m2g आएगा, क्या आएगा, m2g, तो नीचे लग जाएगी ग्रेविटी m2g। तो यहाँ पर देखोगे ये वाला इसको कैंसिल कर देगा। यहाँ पर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या, जब इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं तो इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि ये वर्टिकल में है, वर्टिकल में फोर्सेस हैं, हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में m2 पर कोई फोर्स नहीं लगा तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब जरा इसकी बात करो, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है, क्योंकि जब तक नॉर्मल नहीं क्लियर होगा बात नहीं बनेगी। ये दो सरफेस कांटेक्ट में थे तो अगर ऊपर n लगा है तो नीचे भी लगेगा। अब जरा देखो इस सरफेस की बात करो, इस सरफेस की, तो ग्राउंड क्या कर रहा है, ये वाला सरफेस ग्राउंड को दबा रहा है और सरफेस भी ग्राउंड जो है वो ब्लॉक को दबा रहा है। इसका मतलब यहां पर जो नॉर्मल आएगा ऊपर आएगा और यहां पर क्या आएगा, वही चीज नीचे आएगी। तो इसका मतलब n डैश हो गया। अब m2 के बारे में, m1 के बारे में जब सोचते हैं तो m1 के बारे में जरा देखो, मैंने लिखा ये m1 लिखा, m1 पर जरा देखो, m1 पर कौन लगा रहा है, n लग रहा है। ऊपर वाला सरफेस उसको प्रेस कर रहा था, ऊपर वाला सरफेस क्या कर रहा था, m1 को प्रेस कर रहा था, किससे, n से। अच्छा, ग्राउंड m1 को प्रेस कर रहा था किस नॉर्मल रिएक्शन से, n डैश से कर रहा है। और m1 पर ग्रेविटी भी तो लगेगी, इस पर ग्रेविटी क्या लगेगी, m1g। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा m1g आ जाएगा। तो यहां देख रहे हो कि जो ये n डैश ऊपर का, नीचे क्या क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है n और आ रहा है m1g, ऊपर क्या आ रहा है n डैश। यहां क्या आ रहा था, यहां पे सिर्फ n आ रहा था और m2g आ रहा था, क्योंकि यहां पे जो लगा था n, अगर रिएक्शन ऊपर हुई है तो एक्शन भी तो होगा, एक्शन किस पे, m1 पर। तो m1 पर नीचे की ओर n लगेगा। ग्राउंड ने रिएक्शन दिया है कितना, n डैश। ग्राउंड पे नहीं पूछ रहा है, ब्लॉक पे पूछ रहा है, ध्यान रखना ब्लॉक पे पूछ रहा है, ठीक है। तो ब्लॉक पर रिएक्शन n डैश है, n डैश ऊपर है, m1 ब्लॉक की ग्रेविटी नीचे है तो m1g है, और m1 पर m2 ने जो एक्शन किया था वो n है, तो ऐसा आ जाएगा। तो यहां पर जरा देख रहे हो, यहां पर केवल एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, कौन सा, F।
किस पे लग रहा है, M1 पे। तो ये वाले फोर्सेस तो नीचे वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा है वह F1 किस पे लगा है, M1 पर लगा है। तो A1 निकलेगा यहाँ से, A1 की वैल्यू क्या आएगी, F1 अपॉन या F अपॉन A आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा, M1 आ जाएगा। तो मैंने यही तो बताया, यही आपको बताया कि F नेट वाला इस बार कंसेप्ट मत लगाना। F नेट तब लगाते हैं जब दोनों ब्लॉक, तीनों ब्लॉक या उससे ज्यादा ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम हो। यहां पर कैसा कंडीशन दे दिया गया है, अगर आप एक पे फोर्स लगाते हो तो दूसरा वाला उसके साथ जाएगा या नहीं जाएगा, वो डिपेंड करता है ना फ्रिक्शन पे। बोल दिया गया फ्रिक्शन नहीं है, तो जिस पे फोर्स लगाया वो जाएगा, जिस पे नहीं लगाया वो क्यों जाएगा, क्योंकि वो फ्रिक्शनलेस है। तो वो रुक जाएगा, ये वाला निकल जाएगा। तो जो रुक जाएगा उसका एक्सेलरेशन जीरो, जो जाएगा उसका एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन ये गलती मत करना जो नॉर्मली लोग करते हैं, ठीक है। एक कंसेप्ट और बचता है बच्चों, मंकी का कंसेप्ट। एक क्वेश्चन और करा दूं, फिर ये कंप्लीट हो जाए टॉपिक। लेंदी वीडियो हो गया है थोड़ा सा, लेकिन बहुत सारे कंसेप्ट सिखाने थे। तो मेरे पास क्या है, एक मंकी है और वो चढ़ रहा है, ठीक है, एक रोप पे चढ़ रहा है। मंकी क्लाइंब ऑन अ रोप। क्वेश्चन मेरे पास है मंकी प्रॉब्लम। मंकी प्रॉब्लम क्या है, मंकी एक रूप पे चढ़ रहा है। रूप ये है, ये रूप मैक्सिमम लोड जो बियर कर सकती है वो कितना है, रूप कैन बियर मैक्सिमम 600 न्यूटन फोर्स। इस पे जो लोड है मैक्सिमम लोड, यहां पे क्वेश्चन में क्या है, मंकी क्लाइम्स ऑन अ रूप। मंकी क्लाइंब ऑन अ रोप एंड रोप कैन बियर and rope can sustain maximum load 600 न्यूटन। आपको बताना है किस कंडीशन पर ये रोप टूट जाएगी। इन विच कंडीशन रोप ब्रेक, इन विच कंडीशन रोप ब्रेक, किस कंडीशन में रोप ब्रेक होगी। उसके कुछ पार्ट दिए गए हैं, बी सी डी, कुछ कंडीशन मिलेंगी। तो पहले आप क्या करो, यहां मंकी बना लो। ये मंकी है, मंकी ने पकड़ रखा है, ठीक। और ये मंकी की पूंछ मैंने बना दी, ठीक। ये मंकी देख रहा है, आप ही लोगों को देख रहा होगा। और इसका जो वेट है वो कितना है, 40 kg है। तो वेट तो डाउनवर्ड लगेगा। अब ये रूप पे चढ़ रहा है, तो टेंशन कहाँ लगेगा, टेंशन ऊपर लगता है। कहाँ लगता है टेंशन, ऊपर लगता है। ये टेंशन T है। रूप मैक्सिमम लोड 600 ही सह सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो यहां क्या होगा, मंकी क्लाइंब कर रहा होगा, कितने, कुछ एक्सेलरेशन से क्लाइंब करेगा, तो उसकी कुछ वैल्यू होगी, मैं बोल दे रहा हूं। क्लाइंब अप, यहां पे लिखा होगा क्लाइंब अप विथ एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लाइंब डाउन विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्लाइंब अप विथ कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, कोई भी स्पीड दी जाए फिर, एंड फॉल्स फ्रीली व्हेन मंकी फॉल्स फ्रीली। अब बताना है कि इस कंडीशन में ये रूप टूट जाएगी, और रूप मैक्सिमम लोड जो बियर कर सकती है वो कितना है, 600 न्यूटन है। तो मैं पहला केस लेने जा रहा हूं। देखो ए पार्ट में क्या होगा, जब ये चढ़ रहा होगा, किसके लिए, फॉर अप,
फॉर अप। जब अप कर रहा होगा तो टेंशन ज़्यादा होगा, इसका लोड, इसका जो वेट होगा वो कम होगा। इसका मतलब क्या आएगा, T माइनस एम जी, T माइनस 40G, T माइनस 40G इज इक्वल टू क्या आएगा, M इंटू एम किसका है, 40 है तो एम ए, तो यहाँ कितना आएगा, ये आ जाएगा 40A आ जाएगा। क्लियर है। और ये किस स्पीड से चढ़ रहा है, तो चढ़ने वाली स्पीड आपको दे दी गई, ए में चढ़ेगा और बी वाले में क्या होगा, डाउन आएगा। तो एक्सेलरेशन आपको दिया जा रहा है, पहली बार कितना दिया गया, 6, तो मैं 6 लेके चल रहा हूँ और ये 40G था तो टेंशन ऊपर लग रहा है, और ये क्योंकि जैसे चढ़ेगा तो ऊपर स्ट्रिंग को खींचेगा, समझ में आया। स्ट्रिंग एक डोरी ऐसे हवा में नहीं है, बंद ही होगी, जब ये चढ़ रहा तो स्ट्रिंग में टेंशन आ रहा है और वेट इसका नीचे लग रहा है, तो T माइनस एम जी, क्योंकि चढ़ना है ऊपर तो कितना आएगा, T इज इक्वल टू कितना आएगा, 40 कॉमन कर लीजिए, G प्लस ए, तो यहाँ से कितना आएगा 40 इंटू जी की वैल्यू 10 रख लीजिए, ए की वैल्यू 6, यहाँ कितना आ गया 16, ये आएगा 64 न्यूटन। अब देखो बियर तो कर सकता है, जो ये रूप है जो सस्टेन कर सकती है लोड को, वो कितना है 600 न्यूटन। यहाँ तो कितना आ गया 640, तो रूप तो ब्रेक हो जाएगी, रूप विल ब्रेक। इस कंडीशन में तो रूप टूट जाएगी। सेकंड पार्ट देखते हैं बी। अच्छा, डाउन के लिए क्या होगा, फॉर डाउन विथ एक्सेलरेशन है। देखो डाउन के लिए क्या होगा, डाउन आएंगे तो क्या आएगा 40G माइनस टी हो जाएगा, यहां आएगा 40A। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि देखो जब नीचे आ रहे होंगे तो ये ज्यादा होगा, माइनस ये हो जाएगा, इक्वल टू M इंटू ए, एम तो 40 दिया ही है, इसका वेट कितना है 40 kg, तो यहाँ से ये आ जाएगा तो T उधर चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो T इक्वल टू कितना आएगा 40G माइनस 40A, तो T इक्वल टू 40 कॉमन कर लिया गया, G माइनस A, तो कितना आ जाएगा T इक्वल टू 40G 10 माइनस 4 है तो 6 आएगा, तो ये आ जाएगा कितना 240 न्यूटन। यहाँ रूप ब्रेक नहीं होगी। फिर बात की जाती है किसकी, फिर बात की जाती है कि अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चले, तो देखो किसकी बात हो रही, कांस्टेंट स्पीड की, तो सी पार्ट आ गया, फॉर कांस्टेंट स्पीड। अगर कांस्टेंट स्पीड होगी तो एक्सेलरेशन हो जाएगा भैया 0, क्या हो जाएगा 0। अब चढ़ रहा हो या उतर रहा हो, दोनों देखना, चढ़ेगा तो T माइनस 40G होगा, उतर रहा होगा या डाउन आ रहा होगा तो 40G माइनस टी होगा, लेकिन एक्सेलरेशन सामने 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चढ़ने वाली मैं ले रहा हूं बात, T माइनस 40G इज इक्वल टू M मतलब 40 और एक्सेलरेशन मतलब 0, तो कितना आ जाएगा 0, एक्सेलरेशन 0 रखेंगे तो T इक्वल टू कितना आएगा 40G, इसका मतलब आएगा 400 न्यूटन। अगर ये फॉल करे फ्रीली, डी पार्ट फॉर फॉलिंग फ्रीली, अगर ये फ्रीली फॉल करे इसका मतलब A इक्वल टू G हो जाएगा। जैसे A इक्वल टू G होगा तो नीचे गिरने लगेगा, तो 40G माइनस टी इज इक्वल टू क्या आएगा M मतलब 40 और एक जगह पे G, तो देखो ये इधर आएगा तो T इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, मतलब उस समय टेंशन स्ट्रिंग में 0 हो जाएगा जब ये फ्रीली गिरने लगे, बस छूटता चला जाए हाथ नीचे आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको न्यूटन सेकेंड लॉ पे बहुत ज़्यादा दूर तक लेके चलाया, लेकिन हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस कराने थे, बहुत सारे आर्टिकल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप पूरे वीडियो में रहे होंगे साथ तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी और आपका नॉलेज भी इनहेंस हो रहा होगा, और नहीं हुआ है तो नेक्स्ट टाइम जब दोबारा देखेंगे इसी वीडियो को तो बहुत सारी चीज़ें और सीख जाएंगे। अगर आप सीख पा रहे हैं तो दूसरों को भी सिखाइए, ठीक है। आपने देख लिया है, अब दूसरों को भी देखने के लिए वीडियो को सेंड करिए, जिससे और भी लोग अपने नॉलेज को इन्हांस कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ की।